नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे अंतर जनपदीय तबादलों के विषय में। अब तबादले चल रहे हैं इस समय प्रदेश भर में, जो है एक कह सकते हैं कि हाहाकार मचा हुआ है कि कैसे एक अन्य जनपद से अपने गृह जनपद में आया जाए। सभी लोग इसी चिंता में हैं कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोग समझ लीजिए कि जो आप ट्रांसफ़र का फॉर्म भरने जा रहे हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, दोबारा संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा शासन द्वारा। आप लोग इसलिए जो है पूरे फॉर्म को बहुत ही आराम समझ के भरें हर चीज़ को। आइए देख लेते हैं कि आपका ये आवेदन फॉर्म जो है वो कैसे फिलअप किया जाएगा। आप लोग सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग से जो वेबसाइट जारी की गई है वो वेबसाइट को आप लोग जो है अपने उससे होम पेज खोलेंगे। होम पेज जब उसका खुलेगा तो आप लोग देख सकते हैं जो होम पेज आपके सामने है, सबसे ऊपर हेडर में लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग और उसके नीचे लिखा हुआ है अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली। आप इसमें जो है सबसे पहले मानव संपदा आईडी जो सभी शिक्षकों को जो है आवंटित कर दी गई है उस आईडी को डालेंगे, जो EHRMS कोड होता है उसको डालेंगे। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम है, आप लोग बहुत आराम समझिए, मैं हर चीज़ को बहुत आराम बताऊंगा। यहाँ पर किसी भी चीज़ को जो है आप अवॉइड मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ना ही फॉरवर्ड करिएगा। आप लोग चीज़ों को देखिएगा। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, आपके स्कूल की जो भी कभी मिड डे मील कॉल वगैरह भी आपके फ़ोन पर आती होंगी या उसके हटके भी आपने अपना एक नंबर जो है रजिस्टर्ड कराया होगा अपने विभाग में, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो है फिलअप करना है। इसके बाद में कैप्चा कोड है, जैसे कि इसमें कैप्चा कोड लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में R, कैपिटल Q, 8 स्मॉल k एंड देन 2। ये जैसे कोड दिया गया ऐसे ही आप जब होम पेज खोलेंगे वैसे ही इसमें भी एक कोड आएगा और वो कोड इसमें फिलअप करना है। और फिर जो है इसके बाद में जनरेट OTP आपके सामने यहाँ पर एक कॉलम है, उसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसका जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, आपके सामने है दूसरा पेज भी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर दिया गया है, वैलिड फॉर 5 मिनट। मतलब कि एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से और उस OTP को आपको जो है फिलअप करके यहाँ पर भर देना है और आगे जो है प्रोसीड का बटन दबाएंगा। यहाँ पर OTP का ऑप्शन आ रहा है, आप OTP भरेंगे, ऊपर आपका जो EHRMS कोड आएगा, मोबाइल नंबर शो करेगा, उसके बाद में OTP आएगा। यहाँ पर प्रोसीड का क्लिक करने के बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर आपको दूसरा जो पेज दिखाई पड़ेगा वो आपको दिखाई पड़ेगा ये वाला, बेसिक शिक्षा विभाग बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हेडर आपका लगा हुआ है। इसके बाद में साइड में लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है होम फिल या प्रिंट एप्लीकेशन। हम लोग अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर भी रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। साइड में आपके राइट साइड में MSID मतलब कि मानव संपदा जो आपको ID कोड है वो भी यहाँ पर फिलअप होकर के दिखाई पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मैंने घेरा किया इसमें आपका जो मानव संपदा कोड लिखा होगा। और ये जो आप स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन अभी देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर अभी लिखा हुआ है आपका सबसे पहले अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन में नॉट डन और दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय BSA, यहाँ पर पेंडिंग है। मतलब कि हम अभी जो है अपना फॉर्म जो है फिलअप कर रहे हैं और फिलअप करने के बाद में यहाँ पर जो पेंडिंग है यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में नॉट डन की जगह पे डन हो जाएगा जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद में इसे यहाँ पर कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आपका जो ओपन होगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश एवं घोषणा। यहाँ पर इस चीज़ को हर पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना है, एक एक करके पढ़ना है, आराम से देखिएगा। पहला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आवेदक सभी दिशा निर्देश, समय सारणी, विज्ञप्ति, शासनादेश एवं रिक्तियाँ भली भांति पढ़ लें एवं प्रारूप भर के जो है रख लें एवं आवेदन करने से पूर्व नीचे दिए गए विवरण सूचनाएं तैयार रखें। इन्होंने पहले ही कर दिया है, हर चीज़ आप लोग पहले भर के रख लें, देख लें, समझ लें कि मैंने क्या भरा है, उसके बाद में ही यहाँ पर ऑनलाइन भी फिलअप करें। तो उसके बाद में दूसरा पॉइंट है पहचान का प्रकार। आप लोग जो पहचान का प्रकार अभी इसमें सबमिट करेंगे उसमें वोटर ID कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है, उसके बाद बैंक की पासबुक विद फ़ोटो। काफ़ी बैंक पासबुक देखा गया है कि फ़ोटो नहीं अटैच कराते हैं, आप लोग फ़ोटो जिस पे चिपकी हो वो वाली बैंक की पासबुक आप लोग जो है यहाँ पर लगा सकते हैं पहचान पत्र के प्रकार में। और
पहचान पत्र का जो पत्र होगा उसकी संख्या एवं स्कैन कॉपी जो रहेगी वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही रखिएगा और उसका साइज़ जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 KB यहाँ पर जो है अधिकतम इसकी कर दी गई है सीमा। 20 KB से ऊपर होगा तो वो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो फ़ोटो स्कैन कॉपी होगी वो भी आपकी जो फ़ोटो होगी पासपोर्ट साइज़ की वो भी जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और वो 20 KB होनी चाहिए। जो लोग कंप्यूटर के थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं उनको पता होगा कि KB का क्या मतलब होता है, और जिनको नहीं पता है वो लोग किसी अच्छे कैफ़े से जा कर के इस चीज़ को भरें और वहाँ पर KB में इसको फॉर्मेट को कन्वर्ट करवा लें अपनी फ़ोटो को। बड़ा ही ध्यान से करना है, ज़रा से भी गलती ना हो। हर पॉइंट को आप लोग भी बैठिएगा, जिससे भी फॉर्म भरवाएंगे आप लोग खुद से भर रहे हो तो बेहतर है। अगर किसी अन्य व्यक्ति से भरवा रहे हैं तो उससे एक बार बैठाल के अच्छे से समझा दीजिएगा कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि हस्ताक्षर स्कैन कॉपी वही चीज़ है, जेपीईजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अधिकतम इसकी भी 20 KB का ही होना चाहिए। भारांक से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी जो सिंगल PDF बनेगी उसमें अधिकतम 200 KB का रख दिया गया है। अब यहाँ पर 200 KB का रखा गया है जो फॉर्मेट, इसका कारण ये है कि भारांक में जैसे मान लीजिए आपको एक भारांक से अधिक आपको भारांक मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पति या पत्नी दोनों लोग पति पत्नी सेवा में हैं उसका भारांक अलग है, अगर कोई असाध्य रोग से भी पीड़ित है उसका भारांक अलग है, ऐसे करके या किसी का राज्य पुरस्कार राज्य सरकार का या राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका भारांक अलग मिलेगा। तो उन सभी जो कागज़ होंगे उन सभी का जो है फॉर्मेट को एक PDF में आपको बनाना है। तो PDF तो लाजमी है कि वो ज़्यादा KB की हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर उसको 200 KB के फॉर्मेट को रख दिया गया है। आप लोग 200 KB में कर सकते हैं उस फॉर्मेट को, और अन्य जो भी रहेंगे वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन में प्रयुक्त जो मोबाइल नंबर को आप प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनिवार्य रूप से संचालित रखें। मतलब कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन में मोबाइल नंबर ऊपर दिया है, जो रजिस्टर्ड नंबर था आपका, उस नंबर को किसी भी प्रकार से जो है खोने या नष्ट होने ना दें। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नोट लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन किसी प्रकार भी संभव नहीं है, किसी भी स्तर संभव नहीं होगा। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि एक घोषणा लिखी गई है जो इसमें कि कहा गया है कि मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए वांछित अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक मेरे पास उपलब्ध हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोग जिस दिन आवेदन करेंगे उस दिन तक जो कट ऑफ डेट पड़ी हुई, जिस दिन तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास सुरक्षित होने चाहिए, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर जो है घोषणा करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा हुआ कि आवेदन की समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं, जो भी शर्तें ऊपर बताई गई हैं वो मुझे सब मान्य हैं तथा किसी प्रकार की त्रुटि या कूट रचना एवं भिन्नता की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मेरे द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 4 लाइनों में हर चीज़ क्लियर कर दी गई है कि आवेदन की समस्त शर्तें आपको जो है मंजूर हैं। किसी प्रकार का त्रुटि या कूट रचना मतलब कोई फर्जी कागजात आपने जो है इसमें अटैच नहीं करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, आप लोग बात को समझिए, अगर ऐसा होता है कि भविष्य में सत्यापन के दौरान, क्योंकि आपका ये पूरे सारा प्रमाण पत्र जो है BSA सर के पास जाएगा, वहाँ पर से सत्यापन होगा और उस दौरान अगर कुछ भी फर्जी पाया जाता है तो आपका जो आवेदन होगा वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। पूर्व में भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से चीज़ बताई थी कि आप लोग किसी प्रकार का कोई भी फर्जी कागजात या कूट रचित कागजात ना लगाएं। अगर ऐसा होता है तो आवेदन तो स्वतः निरस्त होगा ही, इसके साथ साथ आपके विरुद्ध कार्रवाई की भी बात कही गई है। पूर्व में जो शासन स्तर से जियो अभी निर्गत हुए थे। उसके बाद में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, मेरे द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन, मतलब कि आपने जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्थानांतरण हो ही जाएगा। इस चीज़ पर आप जो है टिक लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है। इस तरह से आप लोग जब टिक लगा देंगे यहाँ पर, इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका इतना काम खत्म हो जाएगा, ऊपर का स्टेप। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपकी आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवेदन पत्र। आपने जो ऊपर भरा है, मतलब कि आपका रजिस्टर्ड नंबर आपने वहाँ पर फिलअप कर दिया है,
मानव क्षमता की सारी जानकारी उस नंबर में रहने वाली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सब पूरा विवरण आपको दिखाई दे जाएगा जो मानव संपदा पोर्टल पर आपका उपलब्ध है, जिसे आप समय समय पर देखा करते हैं। अभी पूर्व में काफ़ी निर्देश आए थे कि अपने अपने मानव संपदा का जो भी है वो अपना सही करवा लें, अगर किसी की कोई त्रुटि हो तो वो ठीक करवा लें बीआरसी से। आप लोगों ने करा भी ली होगी। तो यहाँ पर हर चीज़ पॉइंट आप लोग देख लीजिए कि आपका सही लिखा है कि नहीं लिखा है। पहला पॉइंट, वर्तमान तैनाती का जनपद आपका कौन सा है। कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि क्या है आपकी। थर्ड पॉइंट है, सेवा का संवर्ग ग्रामीण अंचल में है या फिर नगर में है, वो है। फिर कार्यरत विकास क्षेत्र या नगर क्षेत्र का नाम क्या है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी होगी। कार्यरत विद्यालय आपका कौन सा है। देन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि कौन सी है आपकी। अध्यापक अध्यापिका का क्या नाम है, पदनाम क्या है, सहायक हैं या प्रधानाध्यापक हैं वो, लिंग क्या है, जन्मतिथि क्या है, मौलिक नियुक्ति तिथि क्या है आपकी, मानव संपदा आईडी क्या है, मोबाइल नंबर आपका क्या है। देन लास्ट में पत्र व्यवहार का पता क्या है। यहाँ पर जो क्रॉस के चिन्ह लगे हुए हैं इससे कोई परेशान ना हो, यहाँ पर आपका नाम सब कुछ लिख कर के आएगा जब आप, अब चूँकि ये मैं आपको एक डेमो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से आपका नाम, नंबर, सेवा का संवर्ग, यहाँ पर जो भी क्रॉस लिखे यहाँ पर आपका नाम लिख करके आएगा जब आप जाएंगे और अपने फॉर्म को फिलअप करना शुरू करेंगे। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपका, यहाँ पर इनपुट में ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें लिखा होगा ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति तिथि सही है। कहने का मतलब है कि ऊपर से मतलब है जो अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है, ये वाला पेज जो है ये सही है कि नहीं है, इसके लिए भी आगे संशोधन के लिए नीचे चीज़ लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका नाम वगैरह सही है, उसमें दिया है मौलिक तिथि के बारे में कहा गया, मौलिक तिथि में जो तारीख पड़ी है आपकी वो सही है तो ठीक है, यस कर सकते हैं जैसे कि, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और अगर गलत है तो आप लोग जो है नो पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऊपर अंकित कार्य जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, अगर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि आपकी सही अंकित है मानव संपदा पे तो फिर आप यस करें, नहीं है तो नहीं करें, और सही तिथि जो है वो आपकी यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। उसी तरह से ऊपर नियुक्ति तिथि भी अगर आपकी ऊपर गलत है तो यहाँ पर नो करें, और उसके बाद में सही तिथि जो भी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर तीसरे में ऊपर अंकित जन्म तिथि सही है, आपके जो है डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं आप। अगर आपकी सही लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी है तो आप यहाँ से सही कर लें। उसके बाद में विवाहित हैं, मैरिड अनमैरिड का क्लिक करना है आपको। उसके बाद में विवाह की तिथि लिखनी है अगर आप विवाहित हैं तो। उसके बाद में कृपया क्या जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत है, आप वही चीज़ है जिसका आपको भारांक मिलने जा रहा है उस पर क्लिक भी आपने ऊपर कर रखा होगा। यहाँ पर आपको उस पर यस या नो पर क्लिक करना है। अगर आपका जीवन साथी जो है किसी सरकारी सेवा में है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके वहाँ पर क्लिक करना है कि वो किस सेवा में है। उसके बाद में क्या दिव्यांग है, अगर दिव्यांग का भी आपने ऊपर क्लिक कर रखा है भारांक हेतु तो यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करेंगे, और अगर हैं तो दिव्यांगता का प्रतिशत जरूर लिखेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है दिव्यांगता का उसमें आपका परसेंटेज लिखा रहता है कि डिसेबिलिटी कितने परसेंट की है, तो वो उतना परसेंट आपको यहाँ पर लिखना है। पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिया है, अगर आपने आज से पहले अगर कोई स्थानांतरण लिया है तो यहाँ पर आपको यस या नो क्लिक करना है। पूर्व में अंतर जनपदीय स्थानांतरण की तिथि अगर आपने लिया है तो उसकी तिथि लिखनी है। अब चूँकि पहले ऐसा होता था कि पहले आवेदन करने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन इस वर्ष से आवेदन करने का अवसर शासन द्वारा दिया जा रहा है कि आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर आपने लिया है तो यस कर दीजिएगा और स्थानांतरण लेने की तिथि आप यहाँ पर फिलअप कर दें, और नहीं लिया है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद में ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अपनी ईमेल आईडी भरने के बाद में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार, अभी जो आपको ऊपर मैंने इसके पहचान पत्र के प्रकार दिखाए थे जिसमें फ़ोटो आईडी वाला था, बैंक आईडी, और उसके बाद में वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ऊपर दी गई थी वहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में पहचान पत्र संख्या आपको आगे फिलअप करनी है। उसके बाद में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऊपर मैं बता चुका हूँ कि 20 KB से ज़्यादा मत रखिएगा यहाँ पर फाइल को, वरना अटैच में दिक्कत आएगी। तो आप लोग ये चीज़ तैयार कर लीजिएगा पहले से ही कि आपको क्या क्या करना है। ये वाला पेज दिखाने के माध्यम ही केवल उद्देश्य इतना ही है कि आप लोग पहले से ही पूरा अपना डाटा रख लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना शुरू करें। अचानक से कोई चीज़ नहीं मिलती है या समय लगता है तो भी आपका जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में ये इतना काम करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी जनपद के बातचीत जो विकल्प चुने, जो कि 7 जनपदों की बात कही गई थी शासन स्तर से कि 7 जनपद आप लोग जो हैं भर सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे।
हर जनपद में जो है 75 जनपद आएंगे आपके सामने। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जनपद खुल जाएंगे। आपको जो जनपद वरीयता के क्रम में रखना है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको जो है भर देना है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आपको भरना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि आप 7 खाली छोड़ देंगे तो फिर आपका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो भर दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे वरीयता के क्रम में। उसके बाद में भारांक के हेतु जो मानक की बात आई है कि कैसे कितने क्या भारांक मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको जो है भारांक का मानक प्रदान किया जाएगा। असाध्य गंभीर रोग अगर है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा है स्वयं या पति पत्नी वाली बात है, अविवाहित पुत्र या पुत्री है कोई, तो विकल्प पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में दिव्यांग अध्यापक या अध्यापिका हैं या स्वयं खुद हैं, तो पति पत्नी है, अविवाहित पुत्र पुत्री है, तो भी यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेंगे और क्लिक कर देना है। इसके बाद में अध्यापक अध्यापिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं और सारी सेवाओं के यहाँ पर नाम भी लिखे गए हैं कि किन किन सेवाओं में रहने पर आपको भारांक दिया जाएगा, तो वो 10 नंबर देने हैं आपको। अगर है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है विकल्प वाले ऑप्शन में। उसके बाद में एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों का अकेला पालन करने वाला अध्यापक अध्यापिका है, तो इसमें भी 10 नंबर मिलने वाले हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ये एकल अभिभावक वाली बात है। कई अध्यापकों ने मुझे पूछा है ये चीज़ कि एकल अभिभावक का मतलब क्या है। एकल अभिभावक का मतलब ये है कि जैसे किसी भी बच्चे के माता पिता में से कोई एक जीवित है, माता या पिता, तो वो एकल अभिभावक हो गए, वो अपने बच्चे का पालन पोषण अकेले कर रहे हैं, तो उनको ये लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके एक ही पुत्र या पुत्री है, एकल बच्चा है, आपका एक बच्चा है तो ही आपको आवेदन इसमें जो है मौका मिलेगा भारांक का, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और उस पर टिक कर देना है जैसा भी आपके यहाँ हो। उसके बाद में 5th पॉइंट है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका, यहाँ पर क्लिक कर लेना है 5 नंबर वाला। और राज्य पुरस्कार अगर प्राप्त है तो फिर यहाँ पर भी क्लिक कर लेना है। यहाँ पर पहले 8 थे प्रकार भारांक के, यहाँ पर 6 ही दिए गए हैं। 2 जो बचे हैं जिसमें महिला होना वगैरह था, तो वो भारांक शायद जो है विभाग आपका वहीं से ले लेगा। जब आप लिंग का निर्धारण करेंगे पुरुष या महिला, तो वो भारांक अपने आप जो है जोड़ देगा, इसलिए यहाँ पर 6 भारांक का ही जिक्र किया गया है। इसके बाद में भारांक हेतु मानक के दस्तावेज अपलोड करें। अब आप लोग जो मैंने आपसे कहा था जिसका भारांक के लिए आपको 200 KB की जो है छूट दी गई थी, कहने का मतलब है पहले 20 KB की बात आ रही थी, अब 200 KB बढ़ा दिया गया था, इसीलिए बढ़ाया गया था। आपने जैसे मान लीजिए 1 से अधिक आपने भारांक पर क्लिक किया है विकल्प पर, अगर आपने मान लीजिए 4 विकल्प पर क्लिक किया है तो चारों के आपका जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका एक 4 का PDF बना लेना है, जिसकी जो है अधिकतम सीमा 200 KB रहने वाली है। उसको ला करके आप यहाँ पर चूज फाइल में अपलोड कर दीजिएगा और स्वयं का नवीन फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। नवीन फ़ोटो जो होगा वो केवल 20 KB का ही होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जो भारांक हेतु दस्तावेज अपलोड करना है वो 200 KB का है और जो स्वयं का नवीनतम फ़ोटो है वो 20 KB का रहेगा। इसको करने के बाद में फिर से एक बार आएगा, घोषणा पत्र आ गया है सामने। मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन जो किया गया है ऑनलाइन, उसके लिए दिए गए निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए वांछित अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक मेरे पास उपलब्ध है। वही चीज़ है जो ऊपर आपसे घोषणा कराई गई थी, वही सेम टू सेम यहाँ पर दोबारा से कराई जा रही है। और उसके बाद में इतना क्लिक करने के बाद में, क्लिक करने का आपको स्थान पता ही है, यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। एक क्लिक कर देंगे आप लोग, उसके बाद में आप जो है स्वयं का हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। यहाँ पर पहले ऊपर बताया गया था वो भी 20 KB का रहने वाला है। उसके बाद में अपलोड करने के बाद में चूज फाइल जो आप करेंगे तो अपने आपका फाइल खुल जाएगा और आप यहाँ से अटैच कर देंगे। उसके बाद में लास्ट में एक बार फिर से कैप्चा कोड भरना है, जैसे कि इसमें कैपिटल A, कैपिटल S, स्मॉल h, कैपिटल V, कैपिटल R लिखा हुआ, ऐसे ही आपके में कुछ और लिख करके आएगा। फिल कैप्चा की जगह आपको उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग जो है पूरा पत्र ये जो मैंने आपको दिखाया है एक बार पुनः फिर से आप लोग जो है देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या क्लिक किया है, क्या क्या बढ़े हैं आप लोग करते हुए चल रहे हैं। इस तरह से जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप लोग धीमे धीमे आप लोग देखिएगा कि आपने कैसे क्या क्लिक किया है, क्या क्या घोषणाएँ की हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। फिर से मैं कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। फिर जो है बच्चे कोर्ट केस करते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई है,
ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसी मत लाइएगा, आप लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। भले ही आप जीते या हारे वो बात की बात है कोर्ट में, लेकिन आपका समय और पैसा दोनों ही बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से करें। जब आप देख लें पूरा, उसके बाद में यहाँ पर जो फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। फाइनल सबमिट, यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल लिख जाएगा। यहाँ पर आपका जो है इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आपको फॉर्म के बारे में बताना था, और कि कहीं पे आपकी कोई गलती ना हो। आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। ज़रा सी भी लापरवाही आपको जो है काफ़ी पीछे ले जा सकती है। दोबारा ट्रांसफ़र कब आएंगे कोई नहीं जानता है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग काम को करें। इसके बाद में जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये वाला आपको जो है बीएसए सर के पास पोर्टल पर पहुंच जाएगा आपका आवेदन। उसके बाद में बीएसए सर के पास अलग अलग जनपद से अभी भी सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं कहीं जो पत्र जारी हो रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अपना जो है ऑफलाइन मतलब हार्ड कॉपी जो फाइल होगी आपकी वो लेकर के जनपद कार्यालय में पहुँचें, और अपना जो ऑनलाइन जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं इसका भी आपको जो मिलेगा, एक कागज़ मिलेगा डॉक्यूमेंट वाला, वो भी अपना लेकर के पहुँचे आवेदन का प्रिंट, और वहाँ पर फाइल को सबमिट करें और आगे की कार्रवाई को गतिमान करें। ऐसी नवीन जानकारी लेने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।